गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है साइकेट्री की, तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज साइकेट्री, साइकेट्री की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ साइकेट्री, हु इज द फादर ऑफ साइकेट्री, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री एंड सो ऑन। देन हमने पढ़ा ब्रेन एंड माइंड के बीच में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। देन उसके बाद हमने कुछ ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, एंड देन हमने माइंड के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, एंड देन हमने माइंड के 8 कंपोनेंट पढ़े। ठीक है, माइंड के आठ कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? थॉट, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, इंसाइट एंड जजमेंट, साइकोमोटर एक्टिविटी एंड इमोशन। तो अभी तक हम थॉट, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी पढ़ चुके हैं। आज हम जो है अपना नेक्स्ट माइंड का कंपोनेंट दैट इज अटेंशन, इंसाइट एंड जजमेंट, ये दोनों आज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अटेंशन। हेडिंग लगा लो अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन क्या होता है? अटेंशन, अटेंशन वर्ड से क्या समझते हो आप लोग? किसी भी स्टिमुलाई पे फोकस करना। आप अटेंशन यानी कि ध्यान लगाना। ठीक है, आपके सामने कोई स्टिमुलस आया, आपको कोई चीज परसीव हुई, तो आप उस पर अपना ध्यान लगाते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अटेंशन। तो अटेंशन क्या है? फोकस ऑन ए स्टिमुलस इज अटेंशन। उसके बाद अगर वही फोकस एक लंबे पीरियड तक चले, ठीक है, फोकस फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी कंसंट्रेशन। जब हम एक ही चीज पर बहुत लंबे समय तक ध्यान ध्यान लगा के रखें तो वो क्या हो जाएगा अपना, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। तो क्या है अटेंशन? फोकस ऑन ए स्टिमुलाई इज अटेंशन एंड प्रोलॉन्ग फोकस इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अटेंशन? अटेंशन इज focus on a stimuli. Okay, and what is concentration? सपोज तुमने आज डिसाइड किया तुम साइकेट्री की फर्स्ट क्लास रिवाइज करोगे, तो तुमने अपनी नोटबुक खोली, तो तुमने पहला पेज खोला, पहला वर्ड पढ़ा, दूसरा वर्ड पढ़ा, तीसरा वर्ड पढ़ा, तुमने जैसे तैसे करके वो फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया। फिर तुम उसको री रिवाइज कर रहे हो, री रीड कर रहे हो, और जो फर्स्ट क्लास के जितने भी तुम्हारे नोट्स थे तुमने उसको अच्छे से पढ़ा, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक तुमने अपना फोकस उस चीज के ऊपर लगाया, तो वो तुम्हारी क्या होगी? दैट विल बी योर कंसंट्रेशन। तो अटेंशन क्या होता है? एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए शुरू में अपना ध्यान लगाना किसी चीज पे, दैट इज अटेंशन। और वही ध्यान जब एक लंबे टाइम तक तुम लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? अटेंशन। तो व्हाट इज अटेंशन? फोकस ऑन ए स्टिमुलाई। एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन? फोकस, प्रोलॉन्ग, फोकस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ऐसे लिखो। फोकस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कंसंट्रेशन। एक लंबे समय तक किसी चीज पे अपना ध्यान लगाना क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो ये हमने अटेंशन पढ़ा, ये हमने कंसंट्रेशन पढ़ा। अब हमने सारी एक ही सीक्वेंस में पढ़े हैं अभी तक जितने भी माइंड के कंपोनेंट पढ़े हैं। कैसे पढ़ा है? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद अगर उसके कोई टाइप्स हैं तो हमने वो टाइप्स पढ़े हैं, एंड देन उसके बाद हमने पढ़े हैं उसके डिसऑर्डर। तो अब हम बात करते हैं अटेंशन के डिसऑर्डर की। अटेंशन का सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड साइकेट्री डिसऑर्डर्स, दैट इज, लिखो, हेडिंग लगाओ, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन।
अटेंशन का एक ही डिसऑर्डर है, दैट इज ADHD। किसी को पता है ADHD क्या होता है? ADHD, ठीक है। ADHD के नाम से ही ये शॉर्ट फॉर्म है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो इसकी फुल फॉर्म से ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ। ADHD, ADHD इज अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से, कि जो भी बच्चा होगा उसकी अटेंशन तो कम हो जाएगी और जो उसकी एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी, जो उसकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, अब नॉर्मली हाई हो जाएगी। तो अटेंशन का कम होना, एक्टिविटी का बढ़ जाना इज नोन एज ADHD, ठीक है। अब ये मैं पहले एक बार इसको एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब ADHD किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है? अब सबसे पहले हमने थॉट का पहला कंपोनेंट माइंड का पहला कंपोनेंट पढ़ा था थॉट, जिसका फॉर्मेशन लेवल पे सबसे पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ा था ऑटिज्म, ठीक है। तो ऑटिज्म में हमने पढ़ा था वो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? 2 से 3 साल में वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब ADHD किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ADHD सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपना 4 to 7 ईयर के एज ग्रुप में, ठीक है। 4 to 7 ईयर में कौन आते हैं? जब हम पीडिया पढ़ेंगे तो हम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि न्यूनेट्स किसको बोलते हैं, इन्फेंट्स किसको बोलते हैं, टोडलर किसको बोलते हैं, प्री स्कूलर किसको बोलते हैं, स्कूलर किसको बोलते हैं। तो ADHD मोस्ट कॉमन किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है? 4 to 7 ईयर्स में। और ये क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद जो ADHD के बच्चे होते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है उनका फिड गेटिंग, फिड गेटिंग। अब ये फिड गेटिंग क्या होता है? फिड गेटिंग होता है अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट। जो ADHD का बच्चा होगा ना, वो एक जगह पे शांत बैठ ही नहीं पाएगा, वो अपने ऐसे हाथों को ऐसे करता रहेगा, ठीक है, अपने हाथ हिलाता रहेगा, अपने पैर हिलाता रहेगा। तो अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स इज फिड गेटिंग। तो ADHD के बच्चों में हमें क्या देखने को मिलता है? फिड गेटिंग। इसके अलावा जो ADHD है उसके 3 सिम्टम्स होते हैं, ट्रायड होता है बेसिकली एक, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? दो तो उसकी डेफिनेशन में क्लियर हो गए, अटेंशन का कम हो जाना, डिक्रीज अटेंशन। उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी इज एक्टिविटी का बढ़ जाना, तो अटेंशन, डिक्रीज अटेंशन, ओके, इंक्रीज एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ इम्पल्स। अपने गुस्से पे, अपने आप पे उसको काबू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो ADHD के बच्चे होते हैं ना, जिनको बचपन में ADHD होता है, अडल्टहुड में वो एक डिसऑर्डर है, they are more likely to conceive that disorder, that is conduct disorder। तो ADHD के बच्चे होते हैं वो अडल्टहुड में जाके क्या उनके अंदर क्या डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है? दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। जब हम आगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो हम कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है मैं अभी बता देती हूँ। जैसे जो बच्चे होते हैं ना वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, उनके अंदर एनिमल टॉर्चरिंग देखने को मिलेगा। कोई भी नॉर्मल रह जाता, सामने उसको कुत्ता दिख रहा है तो वो उसको परेशान करेगा, ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर एक मेजर सिम्टम होता है, दैट इज पायरोमानिया। पायरोमानिया क्या होता है? द अर्ज टू सेट एवरीथिंग ऑन फायर। उनका मन करेगा हर चीज को आग लगा दो, ठीक है। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों में देखने को मिलता है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम ADHD के बारे में लिख लेते हैं एक एक करके। ADHD, ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है।
ये मोस्ट कॉमन किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इज 4 to 7 years. ठीक है। प्री स्कूलर और स्कूलर का मिक्सचर सा हो जाता है ये, ठीक है। जैसे प्री स्कूलर में 3 to 5 आता है, तो 4 to 7 years में ये देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ADHD चिल्ड्रन। ऑटिज्म का क्या पढ़ा था हमने? ऑटिज्म के बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या देखने को मिलता है? जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। ADHD के बच्चों में क्या देखने को मिलेगा? ADHD के बच्चों में देखने को मिलेगा हमें फिड गेटिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ADHD के बच्चों में फिड गेटिंग। व्हाट इज फिड गेटिंग? फिड गेटिंग इज abnormal बॉडी मूवमेंट्स। मतलब जो बच्चा है ना, वो नहीं चलाना बैठ पावे, तुम उसको एक जगह बिठा दोगे ना, तो वो कभी अपने हाथ ऐसे करेगा, ठीक है, कभी अपने हाथ हिलाएगा, कभी अपने पैर हिलाएगा, तो दैट इज फिड गेटिंग। ओके, उसके अलावा अब क्या 3 चीजें देखने को मिलती हैं ADHD के बच्चों में? 3 चीजें। अटेंशन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, डिक्रीज अटेंशन। उसके अलावा लॉस ऑफ इम्पल्स, अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएंगे, वो लॉस ऑफ इम्पल्स। उसके अलावा उनकी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी इसके बारे में, ADHD के बारे में। अब उसके अलावा एक पॉइंट हमने पढ़ा कि जो ADHD के बच्चे होते हैं वो अडल्टहुड में कौन सा डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेना, ADHD children are most likely to develop which disorder in ADHD children are most likely to develop which disorder in adulthood। बड़े होके वो कौन सा डिसऑर्डर डेवलप करने के मोस्ट लाइकली होते हैं? दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब ये तो हमने उसके सिम्टम्स पढ़ लिए, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है उसमें, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम चलते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। जब भी हम किसी भी बीमारी का, किसी भी साइकेट्रिक इलनेस का हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम उसको 2 फेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है थेरेपी, थेरेपी की हेल्प से हम जो साइकेट्रिक या मेंटल प्रॉब्लम होती है उनको डील करते हैं, एंड अनदर वन इज मेडिकेशन, ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी। तो ये हम 2 तरीके से हम डील करते हैं। तो अब हम मैनेजमेंट देखते हैं इसका, ADHD का। मैनेजमेंट सबसे पहले आता है थेरेपी, बेस्ट थेरेपी। जो ADHD के पेशेंट होंगे उनके लिए बेस्ट थेरेपी कौन सी होगी? बेस्ट थेरेपी फॉर ADHD पेशेंट विल बी बिहेवियर थेरेपी। उनका abnormal बिहेवियर है तो उनका बिहेवियर फिक्स करना पड़ेगा हमें। एंड माइंड दैट साइकेट्री के जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे, मोस्ट ऑफ द उनमें जो अपनी बेस्ट थेरेपी रहेगी वो होगी बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो आगे हम थेरेपीज का एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है बिहेवियर थेरेपी। तो बेस्ट थेरेपी ADHD के बच्चों के लिए क्या रहेगी? बिहेवियर थेरेपी। देन उसके बाद आता है अपना ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है।
इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस अपनी जो रहती है वो रहती है सीएनएस स्टिमुलेंट ग्रुप की ड्रग, ठीक है। उसकी वो अटेंशन फोकस नहीं कर पा रहा है एक चीज पे, अपना अटेंशन एक चीज के टुवर्ड्स नहीं पुट कर पा रहा, ठीक है। तो हम उसको सीएनएस स्टिमुलेंट देंगे, उसको सीएनएस स्टिमुलेंट क्या करेगा, उसके सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, वहां पे अटेंशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम सीएनएस स्टिमुलेंट देते हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट की कौन सी ड्रग, ये तो एक ग्रुप हो गया, इसकी ड्रग है, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD, दैट इज मिथाइल फेनिडेट, ओके। इसका ब्रांड नेम होता है रिटैलिन, ब्रांड नेम इज रिटैलिन, ठीक है। तो ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस है मिथाइल फेनिडेट। अब मिथाइल फेनिडेट का एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है, और ये हमें कब लेनी चाहिए, सुबह लेनी चाहिए, रात को लेनी चाहिए, सोने से पहले लेनी चाहिए, सुबह उठते ही लेनी चाहिए, ठीक है, खाना खाने से पहले लेनी चाहिए, खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए, तो वो उस साइड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है मिथाइल फेनिडेट का साइड इफेक्ट, मिथाइल फेनिडेट का साइड इफेक्ट होता है इट सप्रेसेस हंगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट सप्रेसेस हंगर, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या करता है मिथाइल फेनिडेट, हमारी भूख को सप्रेस कर देता है। तो अगर ये हमारी भूख को सप्रेस करता है तो हमें कब लेनी चाहिए, ये हमेशा हमें खाना खाने के बाद लेनी चाहिए ये ड्रग। अगर खाना खाने से पहले ले लोगे तो भूख को सप्रेस कर देगा, भूख ही नहीं लगेगी, फिर तुम खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो मिथाइल फेनिडेट हमारी भूख को सप्रेस करता है, तो हमें ये हमेशा कब लेनी चाहिए, ऑलवेज टेक, always given after food intake, ठीक है, हमेशा खाना खाने के बाद देनी चाहिए, ये इसका होता है साइड इफेक्ट, ओके। तो अब इसको, इसके साइड इफेक्ट को कैसे याद रखोगे, एक तरह बताती हूँ, उससे याद रख लेना। जैसे इसमें क्या आता है, डेट, ठीक है, अगर तुमसे कोई डेट पे जाने के लिए पूछ ले और तुम्हें डेट पे जाना हो तो क्या तुम्हें भूख लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो ऐसे ही मिथाइल फेनिडेट का है, ठीक है, ये भूख नहीं लगने देता, तो इसीलिए हमें इसको हमेशा कब लेना है, इसको हमें हमेशा खाना खाने के बाद लेना है, ताकि हमारी भूख जो है वो सप्रेस ना हो, ओके। देन नेक्स्ट इज, एक और ग्रुप की ड्रग्स होती हैं जो हम इसके मैनेजमेंट में यूज करते हैं, दैट इज SNRI, ठीक है। अनदर ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या रहेगी, CNS स्टिमुलेंट, दैट इज अपनी मिथाइल फेनिडेट। एक और ग्रुप की ड्रग्स हैं जो हम इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, दैट इज SNRI। SNRI क्या होता है, SNRI इज सेलेक्टिव norepinephrine reuptake inhibitor, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, MOA, सेलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है नोरेपिनेफ्रिन, उसका रीअपटेक नहीं होने देता। अगर उसका रीअपटेक नहीं होगा तो जो नोरेपिनेफ्रिन है वो हमारा अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ेगा, और अगर वो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ेगा तो हमारी अटेंशन बढ़ेगी और हमारा इंपल्स कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इनहिबिट द reuptake of नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, ये नोरेपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को नहीं होने देता। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज नोरेपिनेफ्रिन इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां पे अपना जो है नोरेपिनेफ्रिन वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज नोरेपिनेफ्रिन इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी अटेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज
अटेंशन, एंड उसके अलावा डिक्रीज, अटेंशन बढ़ जाएगी हमारी और डिक्रीज एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इस ग्रुप की दवाइयों का, इसीलिए हम देते हैं। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज रेबोक्सीटीन। दिस इज एक्स, रेबोक्सीटीन, एंड अनदर वन इज एटमॉक्सीटीन। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं ऊपर एक पॉइंट बताना भूल गई, जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स ग्रुप की ड्रग होती है ना, लाइक जो अपनी मिथाइल फेनिडेट होती है, उसके साथ हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो दो बातें कौन सी है? जो अपनी ये सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स है ना, सीएनएस स्टिमुलेंट ग्रुप की ड्रग्स है, यानी कि जो मिथाइल फेनिडेट है, इसके साथ हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो दो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहला जो बार्बिचुरेट है ना और बेंजोडाइजेपाइन है, इस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो इसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। बार्बिचुरेट्स कोमा बेंजोडाइजेपाइन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सीआई। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? क्योंकि बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपाइन का क्या काम होता है, ये हमारे जो सीएनएस है ना उसको डिप्रेस करते हैं। ठीक है, और वो सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो एक ड्रग है वो सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी, ये उसको डिप्रेस कर देगी। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगी सीएनएस को, ये सीएनएस को डिप्रेस कर देगी, तो अपना क्या होगा, ये जो ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जब हम मिथाइल फेनिडेट देते हैं तो उसके साथ हमें बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपाइन्स जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हम उनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जब ये ड्रग चल रही होती है ना मिथाइल फेनिडेट, तो इसके साथ हमें जो कोला और कॉफी बेवरेजेस होती है ना, कोला, कैफीन, ठीक है, कोला, कैफीन, कैफीन जिसमें भी होता है, कोका कोला में भी कैफीन होता है, कैफीन जो जिसमें भी होता है ना, और अदर बेवरेजेस, अदर बेवरेजेस शुड बी अवॉइडेड। वो हमें क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसा क्यों क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि जो कैफीन है वो हमारा क्या होता है, वो भी एक सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। तो ऑलरेडी पर्सन सीएनएस स्टिमुलेंट ले रहा है और ऊपर से वो कैफीन भी कंज्यूम कर रहा है, तो क्या होगा, उसका जो सीएनएस होगा ना वो ओवरली स्टिमुलेट हो जाएगा, और हमें इंसान में क्या देखने को मिलेगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। तो इसीलिए जो होता है कोला और कैफीन या जो भी कैफीन प्रोडक्ट्स होते हैं या बेवरेजेस होती हैं, वो सब क्या होते हैं, हमें अवॉइड करने चाहिए इस ड्रग के साथ। कोला, कैफीन और अदर बेवरेजेस शुड बी अवॉइडेड। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि दीज आर ऑल्सो सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ठीक है, और तुम ऑलरेडी सीएनएस स्टिमुलेंट दे रहे हो, तो तुम्हारा सीएनएस है वो ओवरली स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी और उसमें इंसोम्निया देखने को मिलेगा। तो दीज आर ऑल्सो सीएनएस स्टिमुलेंट्स एंड does increase हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे और हमें इंसोम्निया देखने को मिलेगा। इंसोम्निया क्या होता है, पर्सन को नींद नहीं आएगी, उसका सीएनएस इतना ओवरली स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें उसके साथ ध्यान रखनी होती है। तो हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ADHD हमने अटेंशन पढ़ा, किसी चीज पे ध्यान लगाना इज अटेंशन। उस ध्यान को जब हम लंबे टाइम तक लगाते हैं तो दैट इज कंसंट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो ADHD होता है किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है 4 to 7 ईयर्स में सबसे ज्यादा। उसके बाद ADHD क्या है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके बच्चों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या होता है, दैट इज फिडगेटिंग।
ADHD के बच्चे क्या होते हैं, उनकी अटेंशन कम होती है, एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो कोई भी टास्क शुरू तो कर देंगे बट वो टास्क कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज किसी बच्चे को ADHD है और तुमने उसको बोला खाना खा ले, ठीक है, वो खाना खाना शुरू तो करेगा लेकिन अपना खाना कभी फिनिश नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी अटेंशन कम है और उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, थोड़ा सा खाएगा फिर उठ के चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ADHD के बच्चे जो होते हैं वो दे मे स्टार्ट एनी टास्क बट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क, उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो उसके बाद हमने इसका ट्रायड पढ़ा कि 3 चीजें क्या क्या देखने को मिलती है ADHD के बच्चों में। लॉस ऑफ इम्पल्स हो जाएगा, अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 पॉइंट और हमने पढ़े जो उसकी डेफिनेशन में क्लियर है, अटेंशन का कम हो जाना, एक्टिविटी का बढ़ जाना। उसके अलावा हमने देखा जो ADHD के बच्चे हैं वो अडल्टहुड में क्या डेवलप कर सकते हैं, दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर, ओके। उसके बाद हमने इसका मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में हम पहले थेरेपी देखेंगे, कौन सी थेरेपी, उसका बिहेवियर अफेक्ट है तो हम बिहेवियरल थेरेपी देंगे। उसके अलावा हमने इसकी ड्रग ऑफ चॉइस देखी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मिथाइल फेनिडेट, जो कि एक CNS स्टिमुलेंट है, ओके। उसके अलावा उसके साथ हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपाइन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, कोला बेवरेज और कोला और कैफीन बेवरेजेस जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो भी CNS स्टिमुलेंट होती है और वो पर्सन के अंदर हार्ट रेट बढ़ाएंगे और इंसोम्निया कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा है एक और ड्रग ग्रुप की ड्रग्स हैं SNRI जो इसकी ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, दैट इज सेलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगा। तो क्या होगा, जो अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां पे नोरेपिनेफ्रिन बढ़ जाएगा और जब नोरेपिनेफ्रिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपनी अटेंशन बढ़ेगी और अपना एक्टिविटी डिक्रीज होगी और अपना इम्पल्स पे कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमने ADHD के बारे में पढ़ा। मैं 3 से 4 बार एक क्यों एक्सप्लेन करा रही हूँ, ताकि तुम्हें यही याद हो जाए। तो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली, वो डेली का डेली याद करो, अपने नोट्स अच्छे से बनाओ और अगर कोई भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके देखो बुक से, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तुम्हें तो तुम कमेंट डाउन कर देना, मैं जब कमेंट पढ़ूंगी तो आई विल क्लियर योर डाउट, और या फिर मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अटेंशन के बारे में, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसाइट एंड जजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड कंपोनेंट। सारे इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन ये जो इंसाइट एंड जजमेंट है इससे क्वेश्चन, इनसाइट से क्वेश्चन आया था आपके पास 9 से 10 प्री में। क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी, देखते तुम आंसर कर पाओगे या नहीं पढ़ाने के बाद। तो अटेंशन अपना हो गया है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इंसाइट एंड जजमेंट। अच्छा, ADHD का एक और नाम होता है, वो भी लिख लो। ADHD को हम बोलते हैं हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब अपना हम नेक्स्ट देखते हैं, अगली हेडिंग लगाओ, अटेंशन। दिस वाज द 4th component of mind. Now next is 5th, that is insight and judgment. इंसाइट एंड जजमेंट क्या होता है? इंसाइट एंड जजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ इंसाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम को बाइफरगेट करके देखो। इन साइट, साइट मतलब देखना और इन मतलब अपने अंदर।
तो अवेयरनेस अबाउट सेल्फ मेंटल स्टेटस इज इंसाइट, कि पर्सन अपने मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयर है या नहीं अवेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइट। तो इंसाइट क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ मेंटल स्टेटस इज इंसाइट। ठीक है, अब इंसाइट या तो किसी इंसान में प्रेजेंट हो सकती है या किसी इंसान में एब्सेंट हो सकती है। ठीक है, अब इंसाइट क्या होगा, इंसाइट या तो अपने आप में किसी इंसान में प्रेजेंट हो सकती है कि वो अपने बारे में अवेयर है कि उसको क्या दिक्कत हुई है, क्या नहीं हुआ है, या फिर इंसाइट एब्सेंट होती है कि उसको पता ही नहीं है उसको क्या हुआ, उसके साथ क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंसाइट किस में प्रेजेंट होती है, जब हम साइकेट्री को टू पार्ट्स में, साइकेट्री के डिसऑर्डर्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज है, वन इज साइकोटिक डिसऑर्डर एंड अदर वन इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, जिनमें बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती, जो थेरेपीज वगैरह से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और इनसाइट एब्सेंट किस में होती है, इनसाइट एब्सेंट होती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, जिसमें बहुत तगड़ा लोचा हो रखा होता है दिमाग में। ठीक है, बिल्कुल ही सब कुछ हिला हुआ होता है। हम आगे पढ़ेंगे दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस, जब हम साइकेट्री में और आगे जाएंगे, माइंड के कंपोनेंट्स खत्म करते ही जो हम पहली चीज पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज साइकोटिक एंड न्यूरोटिक, कि साइकोटिक क्या होता है, न्यूरोटिक क्या होता है और किसमें कौन सा आता है। तो इनसाइट जो होगा वो किसमें प्रेजेंट होता है, इनसाइट प्रेजेंट होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में। ठीक है, इनसाइट प्रेजेंट इन न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल क्या है, जैसे कि ओसीडी, फोबिया। ओके, और इनसाइट एब्सेंट किस में होगा, इनसाइट एब्सेंट होगा साइकोटिक डिसऑर्डर में। साइकोटिक डिसऑर्डर अपने कौन से होते हैं, जैसे कि अपना ओबीडी हो गया, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिलीरियम डिमेंशिया, आगे पढ़ेंगे हम। उसके अलावा जैसे अपना स्कीजोफ्रेनिया हो गया, स्कीजोफ्रेनिया, इन सब में जो अपनी इंसाइट होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, अब इसके अलावा इंसाइट की 6 स्टेजेस आती है। ठीक है, स्टेजेस या फेजेस ऑफ इंसाइट। ओके, तो हेडिंग लगाओ, स्टेजेस ऑफ इंसाइट। क्या स्टेजेस होते हैं इंसाइट की। ठीक है, सबसे पहली स्टेज आती है, मैं एक बार 6 की 6 एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद हम एग्जांपल की हेल्प से दोबारा समझेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सबसे पहली स्टेज आती है कि पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको क्या हुआ है। ठीक है, अनअवेयर अबाउट इलनेस, कि पर्सन को पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी हुई है, तो वो होगी स्टेज 1। स्टेज टू क्या होती है, स्लाइटली अवेयर बट डिनायल एट द सेम टाइम, पर्सन को पता होगा कि वो बीमार है। ठीक है, लेकिन वो साथ के साथ मना भी करेगा, कि वो बोलेगा नहीं मैं बीमार नहीं हो सकता। आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो दोबारा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या होगा, अवेयर अबाउट इलनेस बट एट्रीब्यूट फिजिकल या सोशल फैक्टर्स, उसको पता होगा कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमारी का कारण क्या बताएगा, बीमारी का कारण बताएगा अपने फिजिकल या सोशल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या होगा, अवेयर अबाउट इलनेस बट एट्रीब्यूट टुवर्ड्स अननोन फैक्टर्स, किसी अननोन फैक्टर को अपनी बीमारी का कारण बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ इज इंटेलेक्चुअल इंसाइट। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्सन को पता होगा उसको क्या बीमारी है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स उसको देखने को मिलेंगे, क्या उसकी थेरेपी है, क्या उसकी ड्रग्स है, लेकिन वो अपनी नॉलेज जो है उसको अपने ट्रीटमेंट में अप्लाई नहीं करेगा, वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा। उसके अलावा आता है अपना, उससे नेक्स्ट आती है अपनी सिक्स्थ, दैट इज ट्रू इमोशनल इंसाइट। इसमें क्या होगा, इसमें पर्सन को सब पता होगा कि उसको क्या बीमारी है, उसको क्या हुआ, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और वो अपनी नॉलेज जो है उसको ट्रीटमेंट में अप्लाई भी करेगा। तो वो कौन सी लेवल की इंसाइट होगी, लेवल 6 की, दैट इज ट्रू
इन इमोशनल इनसाइट। तो एक एक करके हम लिखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ इनसाइट। फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा, अनअवेयर अबाउट इलनेस, कि उसको पता ही नहीं है उसको क्या हुआ है, दैट विल बी स्टेज वन। स्टेज टू क्या होगा, स्लाइटली अवेयर, थोड़ा सा पता होगा उसको कि उसके साथ कोई दिक्कत हुई है, बट डिनाइल एट द सेम टाइम, लेकिन साथ के साथ वो मना भी कर देगा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हो सकता। अनअवेयर अबाउट इलनेस, स्लाइटली अवेयर बट डिनाइल एट द सेम टाइम, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड। थर्ड में क्या होगा, अवेयर अबाउट इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में उसको पता होगा, अवेयर अबाउट इलनेस बट, अपनी बीमारी के बारे में उसको पता होगा बट एट्रीब्यूट टू सोशल या फिजिकल फैक्टर्स। वो बोलेगा कि कोई फिजिकल या सोशल फैक्टर है जिसकी वजह से उसके अंदर ये बीमारी है। अवेयर होगा इलनेस के बारे में, लेकिन वो सोशल और फिजिकल फैक्टर्स को उसका कारण बताएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ। ईशा उस क्लास में बैठ जाओ तुम, यही होगी बट अभी थोड़ी देर उसमें बैठ जाओ, अपना बैग वैग रख दो अगर ऐसा कुछ है तो, अपनी बुक्स रख दो एक दो और उसमें बैठ जाओ। नेक्स्ट क्या होगा, अवेयर अबाउट इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में उसको पता होगा कि उसको क्या हुआ है, लेकिन वो अननोन फैक्टर्स को उसका कारण बताएगा, लाइक डेस्टिनी, लक, ठीक है। अवेयर अबाउट इलनेस बट एट्रीब्यूट टू unknown factors, that is level 4। उसके बाद आता है अपना level 5। level 5 that is intellectual insight। इंटेलेक्चुअल इंसाइट क्या होता है कि पर्सन को पता होगा सब कुछ, ठीक है। पर्सन अवेयर अबाउट देयर इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में उसको पता होगा। पर्सन अवेयर अबाउट देयर इलनेस knows the ट्रीटमेंट साइन एंड सिम्टम, मतलब उसको ट्रीटमेंट के बारे में सारी नॉलेज होगी। पर्सन अवेयर अबाउट देयर इलनेस नोज द ट्रीटमेंट साइन एंड सिम्टम एंड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होगी, बट डू नॉट अप्लाई that knowledge in their treatment, अपने ट्रीटमेंट में उस नॉलेज को यूज नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज इंटेलेक्चुअल इंसाइट। उसके बाद आता है सिक्स्थ इज ट्रू इमोशनल इंसाइट। ट्रू इमोशनल इंसाइट का क्या मतलब है कि उसको सारी नॉलेज है अपनी बीमारी के बारे में, उसको पता है उसको क्या हुआ है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, और वो अपनी नॉलेज को अपने ट्रीटमेंट में भी अप्लाई करेगा। तो दैट इज ट्रू इमोशनल इंसाइट।
What is true emotional insight? Person aware about his illness. Person aware about their illness. अपनी इलनेस के बारे में पता है उसको. And apply their knowledge to gain treatment. अपने ट्रीटमेंट में वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा. आप इसके एग्जांपल्स देखते हैं. हम क्या एग्जांपल्स होंगे इसके? एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. एक साइकेट्रिक, एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो ओपीडी में आता है, ठीक है. तो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसकी एमएससी करता है. वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपको पता है आपको क्या हुआ है. तो जो साइकेट्री का जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे यहाँ कहाँ, ये क्यों लेके आए मुझे यहाँ. तो क्या है, वो अनअवेयर अबाउट इलनेस है, उसको अपनी इलनेस के बारे में पता ही नहीं है. तो वो कौन से लेवल की इंसाइट है उसकी? लेवल 1 की, ठीक है. अब उसके बाद अगर वो पेशेंट ये बोले कि हाँ शायद मुझे कुछ हुआ है, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, बट नहीं, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता. अवेयर अबाउट इलनेस बट डिनायल एट द सेम टाइम. तो वो क्या है, आपने लेवल 2 की इंसाइट है. उसके बाद क्या आता है अपना लेवल 3. लेवल 3 में क्या होगा कि उसको पता होगा कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया. वो पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन किसी फिजिकल और सोशल फैक्टर को उसका कारण बताएगा. जैसे कि वो बोलेगा हाँ मुझे पता है स्किज़ोफ्रेनिया है मुझे, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तो आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है, कि उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है. तो वो किसी फिजिकल एक्सटर्नल फैक्टर को उसका कोज बता रहा है. तो दैट इज लेवल 3, ठीक है. या फिर वो बोलेगा कि हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है क्योंकि मैं पैरालाइज हो गया था, इसकी वजह से मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो गई. किसी फिजिकल या सोशल फैक्टर को उसका कारण बता रहा है. दैट इज लेवल 3. अब क्या होगा, पर्सन अगर बोले कि हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, ठीक है, अननोन फैक्टर को उसका कारण बताए. या फिर बोले कि मेरी तो किस्मत ही खराब है इसीलिए मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है. अगर अननोन फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करे, जैसे या फिर अपने लक और डेस्टिनी को उसका कारण बताए, अपनी बीमारी का कारण बताए, तो वो कौन से लेवल की इंसाइट होगी? अपनी लेवल 4. उसके बाद आता है अपना लेवल 5. लेवल 5 क्या है? इंटेलेक्चुअल इंसाइट. अब वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बोले हाँ मुझे पता है मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, इसका ये इलाज होता है, लेकिन मैं इलाज नहीं लूंगा, ठीक है. आई नो आई हैव स्किज़ोफ्रेनिया बट आई वॉन्ट टेक ट्रीटमेंट. तो ये कौन सा लेवल की इंसाइट हुई? लेवल 5 की इंसाइट. अब आता है लेवल 6. लेवल 6 क्या होता है? पेशेंट को पता होगा आई नो आई हैव स्किज़ोफ्रेनिया, आई नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड आई विल अप्लाई माय नॉलेज इन द ट्रीटमेंट. जिस उसके पास जितनी भी नॉलेज है ना, उसको ट्रीटमेंट में अप्लाई भी करेगा, ट्रीटमेंट भी अच्छे से लेगा. तो वो कौन से लेवल की इंसाइट होगी? दैट इज लेवल 6, ट्रू इमोशनल इंसाइट. अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपकी बार प्री में आया था, नोट से 10 के प्री में. क्या था वो क्वेश्चन? कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको ओपीडी में लेके आते हैं, ठीक है. तो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसकी एमएससी करता है और वो उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, ठीक है. तो जो पेशेंट है वो बोलता है कि मेरे तो पेट में दर्द है, मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों लेके आया है यहाँ पे. तो कमेंट करके बताओ कि वो कौन से लेवल की इंसाइट है, ठीक है. इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी. तुम्हारे कमेंट्स चाहिए मुझे नीचे, ठीक है, कि ये कौन से लेवल की इंसाइट है, ठीक है. ऑप्शंस देने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे सामने है ही 6 जो ऑप्शन है. लेवल 1, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ठीक है. ग्रेड 4 तक मान लो. ऑप्शन 1 इज, लिख दूं क्या मैं क्वेश्चन? अ psychiatric patient comes to OPD. एक साइकेट्रिक पेशेंट है, वो ओपीडी में आता है. एंड व्हेन आस्क्ड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपको पता है आपको क्या हुआ, आपके साथ क्या दिक्कत है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. द पर्सन रिप्लाइज आई हैव stomach ache
मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक एंड आई डोंट नो व्हाई दे ब्रिंग मी हियर, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ इनसाइट, व्हाट इज द लेवल ऑफ पेशेंस इनसाइट, is grade 1, grade 2, grade 3, grade 5, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी इसका आंसर, ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा, इनसाइट। इनसाइट क्या होता है, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ मेंटल स्टेटस, खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में पता होना इज इनसाइट। उसके अलावा हमने 2 हेडिंग लगाई थी एक साथ इनसाइट एंड जजमेंट। अब हम देखते हैं जजमेंट क्या होता है। इनसाइट हमने कर लिया है, नेक्स्ट इज जजमेंट। व्हाट इज जजमेंट। अब जजमेंट क्या होता है, हम पेशेंट से ना कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि वो उसका आंसर अप्रोप्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन या एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टुवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन। हम उसको कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे या हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो उसका जवाब उसके अकॉर्डिंग सही दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी टू आंसर अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से आंसर करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम उसको एक सिचुएशन दोगे और फिर उसका जवाब सुनोगे। अगर वो सही इंसान होगा, सही उसकी जजमेंट होगी, तो वो उसका सही जवाब देगा या फिर वो उसका गलत जवाब देगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी टू आंसर अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उसका आंसर सही दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। अब जैसे हमने इनसाइट देखा, इनसाइट या तो प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। ऐसे ही या तो इंसान के अंदर जजमेंट प्रेजेंट होगी या जजमेंट एब्सेंट होगी। अब जजमेंट प्रेजेंट किस में होगी, जल्दी बताओ। जजमेंट प्रेजेंट होगी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में, और जजमेंट एब्सेंट किस में होगी, जजमेंट एब्सेंट होगी साइकोटिक डिसऑर्डर में, जो हमने अभी पढ़ा इनसाइट में सेम। तो जजमेंट प्रेजेंट एंड जजमेंट एब्सेंट। प्रेजेंट किस में होगी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में, ऊपर पढ़ के आए हैं हम अच्छे से। और एब्सेंट किस में होंगी, साइकोटिक डिसऑर्डर में। आगे जब माइंड के कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे तो हम दोनों में, साइकोटिक और न्यूरोटिक में, एक पूरी टेबल बना के बहुत अच्छे से डिफरेंस लिखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जजमेंट प्रेजेंट होगी न्यूरोटिक डिसऑर्डर में और एब्सेंट होगी साइकोटिक डिसऑर्डर में। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जजमेंट कितने तरीके की होती है। जो जजमेंट होती है ना हमारी, वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। तो जब भी हम एमएससी करते हैं उसमें हम इनसाइट और जजमेंट पेशेंट का चेक करते हैं। तो 3 तरीके की हम जजमेंट पर्सन की चेक करेंगे। तो मैं पहले तीनों एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें, फिर हम एक एक करके तीनों लिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट क्या होगी, पर्सनल नाम से ही समझ में आ रहा है, खुद से रिलेटेड जजमेंट। अगर हम पर्सन से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं या वो खुद से रिलेटेड डिसीजंस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो वो उसकी क्या होती है, पर्सनल जजमेंट। एबिलिटी टू टेक पर्सनल डिसीजंस, अपने खुद से जुड़े हुए जितने भी निर्णय डिसीजंस हैं वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन की क्या होगी, पर्सनल जजमेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तुमने पर्सन से पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे शाम को, तो वो उसका सीधा सीधा जवाब देगा कि मैं तो
शाम को ये सब्जी खाना पसंद करूंगा, रोटी खाना पसंद करूंगा, मैं राजमा राइस खाना पसंद करूंगा, तो उसकी जो पर्सनल जजमेंट है वो इंटैक्ट है, ठीक है। अब तुमने पर्सन से सेम क्वेश्चन पूछा कि तुम शाम को क्या खाना पसंद करोगे, ठीक है, तो वो इसका उल्टा पुल्टा जवाब देगा, वो बोलेगा मैं तो दीवार खाऊंगा, ठीक है। तो उसकी पर्सनल जजमेंट जो है वो इम्पेयर्ड है, मतलब तुमने पूछा कुछ, जवाब कुछ दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुई, उसकी पर्सनल खुद से रिलेटेड डिसीजंस वो नहीं ले पा रहा है, या फिर तुमने पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है वो क्या खाएगा, तो उसकी जो एबिलिटी है पर्सनल डिसीजंस लेने की वो क्या है, इम्पेयर्ड है। तो फर्स्ट होती है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट क्या होता है, खुद से जुड़े हुए फैसले ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आती है सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट क्या होती है, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास, अपने समाज से जुड़े हुए फैसले ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज तुमने उससे पूछा कि सपोज तुम्हारे पड़ोसियों के घर में आग लगी तो तुम क्या करोगे, ठीक है। अगर पर्सन बोले कि मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा और मैं उनकी आग बुझवाऊंगा, तो दैट इज उसकी जो सोशल जजमेंट है वो इंटैक्ट है, ठीक है। उसको पता है कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, क्या उसको करना चाहिए, तो जो उसकी सोशल जजमेंट है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर वही उसकी सोशल जजमेंट इम्पेयर्ड है और तुमने उससे पूछा कि तुम्हारे पड़ोसियों के घर में आग लगी तो तुम क्या करोगे, और वो उसका जवाब दे कि मैं तो आग लगने दूंगा, वो मेरे से बहुत चिढ़ते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खड़ा होकर मजे लूंगा, तो यानी उसकी सोशल जजमेंट जो है वो क्या है, इम्पेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी थर्ड टाइप ऑफ जजमेंट, दैट इज टेस्ट जजमेंट। टेस्ट जजमेंट क्या होता है कि तुम पर्सन को कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दोगे, ठीक है, और उसका आंसर असेस करोगे कि वो सही तरीके से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। सपोज तुमने उसको बोला कि मान लो भाई तुम कहीं जा रहे हो रास्ते में, और तुम्हें रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिले जो गुम हो गया है, तो तुम क्या करोगे। तुमने उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी और अब तुम उसका आंसर असेस करोगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुमने पर्सन से पूछा अगर तुम जा रहे हो और तुम्हें एक बच्चा रोता हुआ दिखा जो गुम हो गया, तो तुम क्या करोगे। अगर पर्सन बोले कि मैं उसको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा ताकि जो पुलिस है उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके, तो दैट विल बी उसकी जजमेंट, जो टेस्ट जजमेंट है वो इंटैक्ट है। लेकिन वही अगर वो पर्सन बोले कि मैं तो एक थप्पड़ मारूंगा और भाग जाऊंगा, ठीक है, तो उसकी क्या है, जो टेस्ट जजमेंट है वो इम्पेयर्ड है। तो हम जो जजमेंट है वो तीन तरीके की होती है, पर्सनल, खुद से जुड़े फैसले ले पा रहा है या नहीं, सोशल, अपने आसपास से जुड़े फैसले ले पा रहा है या नहीं, उसके अलावा अपना नेक्स्ट होता है दैट इज टेस्ट जजमेंट। कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे, ठीक है, उसका वो रिप्लाई सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जजमेंट को असेस करते हैं। तो अब हम एक एक करके लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ जजमेंट। टाइप्स ऑफ जजमेंट कितने तरीके की होती है। सबसे पहली होती है अपनी पर्सनल जजमेंट, ठीक है। पर्सनल जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी टू टेक पर्सनल डिसीजंस। दैट इज पर्सनल जजमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, तुमने क्वेश्चन पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे, ठीक है। या फिर तुम उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि where would you like to go in this summer break। तो तुम उससे ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसकी क्या चेक कर रहे हो, पर्सनल जजमेंट, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट आती है दैट इज सोशल जजमेंट।
सोशल जजमेंट, सोशल जजमेंट क्या होता है? एबिलिटी टू टेक decisions about their social life, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ से जुड़े डिसीजंस वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। एग्जाम्पल, तुम उससे क्वेश्चन पूछो, व्हाट वुड यू डू, what would you do if your neighbor's house set on fire? अगर तुम्हारे पड़ोसियों के घर में आग लगी है तो तुम क्या करोगे, ठीक है। या फिर तुम उससे पूछो, what would you do if you had a, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी, if you had a fight with your brother, अगर तुम्हारे भाई से लड़ाई हो गई है, what would you do if you had a fight with your brother? अब अगर इंसान बोले कि मैं थोड़ा, तो पहले मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन मैं थोड़ा, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो जाके मैं उसको सॉरी बोल दूंगा, तो क्या है, उसकी सोशल जजमेंट इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो बोले कि मैं तो अपने भाई का गला दबा दूंगा, तो वो क्या है, उसकी सोशल जजमेंट जो है वो इम्पेयर्ड है। वो अपनी सोशल रिलेशंस, अपनी सोसाइटी, अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड डिसीजंस जो है वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड इज टेस्ट जजमेंट। टेस्ट जजमेंट, अब टेस्ट जजमेंट क्या होता है? पर्सन एबल टू, जो पर्सन है वो एबल होगा, पर्सन एबल टू आंसर एनी hypothetical situation person able to answer any hypothetical situation appropriately, उसको कोई भी hypothetical situation दी जाए, person able to answer any hypothetical situation appropriately, कोई hypothetical situation दी जाए और वो उसका आंसर किस हिसाब से दे रहा है, तो हम इससे उसकी क्या चेक करते हैं, टेस्ट जजमेंट। अब जैसे कि उसका एग्जांपल देखो, तुम उससे पूछ रहे हो व्हाट वुड यू डू, व्हाट यू वुड डू, तुम क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू find a wallet full of rupees lying on the road, अगर तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ रोड पे, पर्स रोड पे गिरा हुआ मिल गया, तो तुम क्या करोगे? अगर वो बोले मैं उठा के पुलिस में दियाऊंगा, ठीक है, ताकि वो ढूंढ सके, या कोई अगर रिपोर्ट लिखाने आए तो उसको वो मिल जाए, तो उसकी क्या है, टेस्ट जजमेंट इंटैक्ट है, वो किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन का आंसर अप्रोप्रिएटली कर पा रहा है। अगर वो बोले कि मैं तो रुपए उठाऊंगा, उनको फाड़ दूंगा या मैं हवा में उड़ा दूंगा, तो जो उसकी टेस्ट जजमेंट है वो क्या है, इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, टेस्ट जजमेंट। या फिर तुम उससे पूछो व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड you do if you find a child crying on the street, that has been lost, जो खो चुका है और वो सड़क पे रो रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो ये हम उसकी क्या चेक कर रहे हैं, टेस्ट जजमेंट। फिर हम उसका आंसर देखेंगे। तो इसी के साथ हमने अपना क्या कंप्लीट कर लिया है, इंसाइट एंड जजमेंट। ओके, तो अभी इंसाइट, सबसे पहले हमने अटेंशन पढ़ा, देन हमने इंसाइट एंड जजमेंट पढ़ा, ठीक है। इंसाइट की हमने ग्रेड्स पढ़ी,
जजमेंट के हमने 3 टाइप पढ़े, हम कैसे जजमेंट जो है पर्सन की वो चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है दैट इज परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन से पहले इमोशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इमोशन। 5 अपने हो गए हैं, क्योंकि परसेप्शन अपने आप में थोड़ा बड़ा है। परसेप्शन इज लाइक परसेप्शन, इमोशन, साइकोमोटर एक्टिविटी, ये 3 रह गए, तीनों ही थोड़े बड़े बड़े हैं। जैसे अटेंशन, इनसाइट थोड़े छोटे छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं है, बट पहले हम इमोशंस कर लेते हैं, ठीक है। इमोशन की थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ 6 इमोशन। इमोशन का क्या मतलब होता है? भाव, ठीक है। क्या होता है इमोशन? जो हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनल फीलिंग दैट वी रिफ्लेक्ट आउटसाइड, जो हम अंदर फील कर रहे होते हैं उसको जब हम बाहर दिखाते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? इमोशन। अगर मैं अंदर से खुश हूं तो मेरे फेस पे एक स्माइल होगी, ठीक है। मैं बाहर मेरा सब चीजों में मन लगेगा, मैं सारे काम अच्छे से करूंगा, तो वो क्या होगी? मेरे इमोशंस। इंटरनल फीलिंग दैट वी एक्सप्रेस आउटसाइड, ठीक है। जो हमारे अंदर की फीलिंग हम बाहर दिखाते हैं वो क्या होता है? अपना इमोशन, ठीक है। अब जो इमोशन होते हैं हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम उसको 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। एक्सटर्नली हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सटर्नली हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। अगर हम हैप्पी होंगे तो हमारा फेस ऐसा होगा, सैड होंगे तो, ठीक है। तो इमोशंस को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नली, बाहरी रूप से, और सेकेंड वन इज इंटरनली, अंदर से। अंदर से हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को? अपने वाइटल साइंस की हेल्प से। अगर हम खुश होंगे, हम दुखी होंगे, तो हमारे वाइटल साइंस उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2 तरीके से, एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है। तो एक बार हेडिंग लगा लो, व्हाट इज इमोशन। Emotion is internal feeling that we express आउटसाइड। अपने अंदर की फीलिंग जो हम बाहर दिखाते हैं वो क्या होते हैं? अपने इमोशंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हु कंट्रोल द इमोशंस? इमोशंस आर रेगुलेटेड बाय, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है? इमोशंस आर रेगुलेटेड बाय, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? जो भी हमारे इमोशंस है उनको रेगुलेट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करता है। तो इमोशंस आर रेगुलेटेड बाय लिम्बिक सिस्टम। अगर लिम्बिक सिस्टम में भी बात करी जाए मेनली, तो दैट इज अमिगडाला, ठीक है। तो हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो उसके बाद आता है अपना, हम जो अपने इमोशंस होते हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस इमोशंस इन 2 ways, 2 तरीके से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
our facial expressions, with our facial expressions, ठीक है। उसके बाद आता है अपना इंटरनली। इंटरनली हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इंटरनली हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल साइन। कौन कौन से होते हैं वाइटल साइन? 4 तो सबको पता है, फिफ्थ बताओ मुझे, फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? जल्दी कमेंट करो। तुम उस रूम में जाके बैठ के पढ़ लो, ठीक है? यहाँ अपनी बुक्स रख लो, फिर आ जाओ। तो इंटरनली सॉरी क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, वाइटल साइन। 4 वाइटल साइन तो सबको पता है, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ठीक है। अपना फिफ्थ वाइटल साइन बताओ। नॉर्मली फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? फिफ्थ वाइटल साइन इज पेन, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है अपने? टी, पी, आर, बीपी। फिफ्थ कौन सा होता है? पूछ लेते हैं क्वेश्चन बहुत बार। फिफ्थ इज पेन। एंड सिक्स्थ कौन सा होता है? सिक्स्थ इज SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये अपना नॉर्मली होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी में पूछा जाए तो अपना इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा? फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी विल बी प्यूपिल डायलेशन। नॉर्मली तो ये होता है। इन इमरजेंसी 4 तो यही रहेंगे, टीपी, आरबीपी। उसके अलावा जो फिफ्थ होगा वो कौन सा होगा? प्यूपिल डायलेशन। ठीक है, तो ऐसे हम अपने इमोशंस को 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इमोशनली एक्सटर्नली और इंटरनली। अब हम देखते हैं इमोशंस के टाइप। इमोशन के कितने टाइप होते हैं? इमोशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इमोशन। जब कोई इमोशन थोड़े टाइम तक है, ठीक है, कि कोई भी इमोशन आया, लाइक तुम अभी बैग रख लो और थोड़ी देर उधर बैठ जाओ, क्लास यही होगी तुम्हारी, बट थोड़ी देर के लिए उधर बैठ जाओ, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इमोशन क्या होते हैं? कोई भी इमोशन आया वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, लाइक तुम अभी अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, तो दैट विल बी योर मूड। मूड होगा तुम्हारा, नहीं, ठीक है। एक टर्म होती है एफेक्ट और एक होता है मूड। अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि एफेक्ट क्या होता है और मूड क्या होता है, ठीक है। कोई भी इमोशन जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, तुम पिछले 5 मिनट से अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें खुशी हो रही है, तो वो तुम्हारा मूड नहीं होगा, वो तुम्हारा एफेक्ट होगा, ठीक है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कोई इमोशन का होना इज इफेक्ट। वही अगर तुम आज पूरे दिन तुमने अच्छा महसूस किया, ठीक है, तुम एक हफ्ते से खुश महसूस कर रहे हो, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई इमोशन सस्टेन कर रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा मूड, ठीक है। तो इमोशन 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज इफेक्ट, सेकंड वन इज मूड, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा? emotion for a shorter duration of period, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो हमारा इमोशन होगा वो क्या होगा? अपना इफेक्ट। और मूड क्या होगा? इमोशन सस्टेन्ड फॉर अ longer period of time,
एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इमोशन हमने सस्टेन किया तो वो अपना क्या बन जाएगा, मूड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इमोशन के बारे में क्या पढ़ा कि जो हम इंटरनली फील करते हैं उसको हम बाहर कैसे दिखाते हैं, वो अपना क्या होता है, इमोशंस, अपना अपने भाव। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम का भी कौन सा पार्ट, अमिगडला। उसके बाद हमने पढ़ा कि इमोशंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इमोशंस कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट, और वही इमोशन अगर लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन कर रहा है तो दैट विल बी अवर मूड। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अपनी थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ इमोशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी का, नॉट साइकेट्री, साइकोलॉजी का पार्ट है थ्योरीज ऑफ इमोशन, लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं ना हम ये सारी चीजें, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशन, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ इमोशन, बेसिकली इसमें हम तीन थ्योरीज पढ़ेंगे। ये तीनों थ्योरीज क्या बताती है, जो जब भी कोई स्टिमुलस हम परसीव करेंगे ना, जब भी कोई सिचुएशन होगी या कोई स्टिमुलेशन आएगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे जो भाव होंगे वो किस तरीके से सामने आएंगे, फ्लो ऑफ आवर इमोशंस कैसे होगा, ठीक है। तो मैं एक बार तीनों थ्योरीज एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी आती है इमोशंस की, दैट इज जेम्स लैंगे थ्योरी, ठीक है। ये क्या था, ये अपनी सबसे बेस्ट थ्योरी थी। अब एक साइंटिस्ट आया जेम्स लैंगे, उसने क्या बताया कि कोई भी जब स्टिमुलेशन आएगा ना या कोई भी सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे कि हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की हम फियर फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे। तो ये क्या था, ये था अपना जेम्स लैंगे थ्योरी, ठीक है। तो जेम्स लैंगे ने क्या बताया कि कोई भी जब सिचुएशन आएगी, स्टिमुलेशन आएगा तो सबसे पहले अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे एंड देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो ये बेस्ट थ्योरी थी, ठीक है, और मोस्ट कॉमन थी। उसके बाद आया दूसरा साइंटिस्ट, इन ये तीन साइंटिस्ट आए, तीनों ने इमोशंस की तीन थ्योरी दी और तीनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। उसके बाद आया कैननबर्ड। कैननबर्ड ने क्या बोला कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी ना या स्टिमुलेशन आएगा तो जो दोनों चीजें हैं ना, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस, वो एक साथ हमारी बॉडी में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है। उसके बाद आया अपना तीसरा साइंटिस्ट, दैट इज स्कैटर सिंगर, या जिसको हम डबल एस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। एस ऐसे ऐसे याद कर लो, थोड़ा साइंटिफिक। इसने थोड़ा और एडवांसमेंट कर दी। इसने बोला कि जब भी हमारी बॉडी में जब भी हमें कोई स्टिमुलेशन मिलेगा या कोई सिचुएशन अराइज होगी तो पहले हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, पसीना छूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम उसको कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करेंगे कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या सच में ये बात है, क्या सच में ये जो हो रहा है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। तो ये बताया स्कैटर सिंगर ने। अब तीनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे एक एक करके तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन इज जेम्स लैंगे थ्योरी। क्या था ये, बेस्ट थ्योरी, ये बेस्ट थ्योरी थी इमोशन की। इसने क्या बताया कि फ्लो चार्ट की हेल्प से लिखेंगे ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे। व्हेन अ स्टिमुलेशन will come, जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा तो फर्स्ट देयर विल बी
physiological changes in our body. सबसे पहले अपनी बॉडी में कैसे चेंजेस आएंगे? फर्स्ट देयर विल बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी, ठीक है, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट या बीपी बढ़ जाएगा। सपोज तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, तुम्हें बहुत बार कुत्तों ने काटा हुआ, मुझे काटा हुआ कुत्ते ने, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, ठीक है। अगर मेरे सामने कुत्ता आएगा तो कि मैं क्या करूंगी, पहले तो कुत्ते को देखते ही मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी कि ओह सामने तो कुत्ता बैठा, भाई मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे कि मेरे को कुत्ते से डर लगेगा और मैं वहां से भाग जाऊंगी। तो पहले क्या होगा, कोई भी स्टिमुलेशन आएगा, व्हेन स्टिमुलेशन विल कम, फर्स्ट देयर विल बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी एंड देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद अपने क्या आएंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे क्या होगा, फियर, एंजाइटी, फियर होगा, एंजाइटी होगी, ठीक है। तो ये अपना किसने बताया, जेम्स लेंगे ने, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है कैनन ब्रेड। ये थोड़ा दिमाग लगाया इसने, कैनन ब्रेड। इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन अ स्टिमुलेशन विल कम, जब कोई स्टिमुलेशन आएगा, व्हेन अ स्टिमुलेशन विल कम, there will be physiological and psychological changes, physiological and psychological changes all together in our body। क्या बोला इसने कि जब भी कोई फियर आएगा ना, अब इसका एग्जांपल ले लो, मान लो तुम एक कमरे में बैठे हुए थे, तुम भूत भूत की बातें कर रहे हो तुम्हारे दोस्तों के साथ, और अचानक से लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो एकदम से तुम्हें पसीना आ जाएगा, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पाल्पिटेशन होगा और तुम डर जाओगे। तो यही कैनन ब्रेड ने बताया कि जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा ना, तो तुम्हारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस है ना, वो एक साथ तुम्हारी बॉडी में आएंगे, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ना, अगर तुम्हें याद रखने में प्रॉब्लम आए या स्टेटमेंट तुम याद ना कर पाओ, तो ये जो भी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये पेंसिल से साइड में नोट डाउन करते हुए चलना, ताकि जब तुम याद करो ना तो तुम रिलेट कर पाओ कि इसका क्या एग्जाम्पल था। और जब कोई भी चीज हम एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ते हैं, ट्रिक बना के हम पढ़ते हैं, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड तक हमें याद रहती है, ठीक है। तो जो भी मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ उनको साथ के साथ साइड में अपना लिखते चलो, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा तो जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो एक साथ हमारी बॉडी में होंगे। उसके बाद आया अपना नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट, दैट इज स्कैटर सिंगर। इसके बहुत सारे नाम है, स्कैटर सिंगर थ्योरी, ठीक है। इसके क्या क्या नाम है, इसको डबल एस थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको कॉग्निटिव इमोशन थ्योरी भी बोलते हैं, कॉग्निटिव इमोशन थ्योरी, या हम इसको टू फैक्टर इमोशन थ्योरी भी बोलते हैं, टू फैक्टर इमोशन थ्योरी, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद कर लो, इसके नाम में ऐसा आ रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा साइंटिस्ट बन गया, ठीक है। इसने एक चीज और फालतू की ऐड कर दी, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि when a stimulation will come, when a
stimulation will come, जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा, when a stimulation will come, first there will be physiological changes. पहले तुम्हारा पसीना छूटेगा, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, ठीक है. First there will be physiological changes in, जब भी कोई स्टिमुलेशन आएगा तो फर्स्ट देयर विल बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन. एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस. उस स्टिमुलस को हम कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करेंगे. कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होगा, देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, या भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए. देन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है. अब इसका एग्जांपल देखो, तुम एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू रिवीजन, एग्जाम्पल देखो. सपोज तुम सामने खड़े हुए थे, ठीक है, एक गली में, तुम्हारे घर के सामने गली में खड़े हुए थे और तुम्हारे सामने एक कार आ रही है बहुत स्पीड में, ठीक है. तो तुम्हें लग रहा है कि वो कार तुम्हें हिट करने वाली है, ठीक है. तो स्टिमुलेशन आया, कार तुम्हारी तरफ भाग के आ रही है स्पीड में. तो फर्स्ट देयर विल बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस. तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है. उसके अलावा तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, पसीने छूट जाएंगे. तो वो क्या हुए, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस. फिर उसके बाद क्या होगा, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस. सॉरी. उसके बाद होगा कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन. क्या करोगे तुम देखोगे कि कार में तो तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है. तुम देखोगे कार कौन चला रहा है, तुम्हें दिखेगा कि कार में तो तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, ठीक है. तो यानी कि वो तुम्हारे साथ डेफिनेटली मजाक कर रहा है, तुम्हें हिट तो नहीं करने वाला, ठीक है. तो फिर तुमने उस स्टिमुलस का कॉग्निटिवली उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट किया. उसके बाद तुमने देखा कि वो तुम्हारा भाई था. तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फेयर लगेगा, नहीं लगेगा. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द रीजन देयर विल बी साइकोलॉजिकल चेंजेस. अगर सपोज उस कार में तुम्हारा भाई नहीं होता, कोई और होता, तो तुम्हें लगता है कुछ नहीं पता भाई ये कौन है, तो सच में ठोक देगा. तो तुम्हारे अंदर एक फेयर आता है, एक एंजाइटी आती है, तुम वहां से भाग जाते हो. तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस. तो अब समझ में आया क्या होगा. कोई भी स्टिमुलेशन आएगा, पहले तुम ये देखोगे. सपोज मेरा एग्जांपल ले लो. अगर मेरे को सामने से कुत्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत दूर से, वो भागते हुए आ रहा है, ऐसे मुंह खोल के भागता हुआ आ रहा है, तो मैं उसको देख के डर जाऊंगी, ठीक है, मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी. फिर मैं कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करूंगी क्या सच में ये मेरे लिए फेयर है या नहीं है, ठीक है. जब वो थोड़ा पास आ जाएगा ना, तो मेरे को दिखेगा अरे ये तो मेरा पैट है, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, ये मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तो मैं रिलैक्स रहूंगी. लेकिन वही अगर वो कोई नॉन डॉग होगा या फेयरफुल सिचुएशन होगी, तो फिर क्या होगा कि मेरे अंदर एक फेयर डेवलप होगा और मैं वहां से भाग जाऊंगी. तो ये किसने बताया, ये बताया स्कैटर सिंगर ने. तो हमने इमोशंस की अभी तक क्या पढ़ ली है, 3 थ्योरी पढ़ ली है. तो एक बार समराइज करते हैं हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने आज की क्लास में अटेंशन से स्टार्ट किया कि अटेंशन क्या होता है. उसके बाद हमने अटेंशन का डिसऑर्डर पढ़ा, वो था ADHD, ठीक है. उसके बाद हमने ADHD के सिम्टम्स देखे. उसके बाद किस एज ग्रुप में देखने को मिलता है, उसके अलावा इसका मैनेजमेंट क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा अपना इंसाइट एंड जजमेंट. इंसाइट क्या होता है, खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में जानना. इंसाइट. जजमेंट क्या होता है, एबिलिटी टू गिव आंसर्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. एक पर्सन को हम स्पेसिफिक सिचुएशन दे रहे हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अप्रोप्रिएटली, तो दैट इज जजमेंट. उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप की जजमेंट होती है, 3 तरीके की होती है, पर्सनल, सोशल एंड टेस्ट जजमेंट.
उसके बाद हमने पढ़ा इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि इमोशन होते क्या है, इमोशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली, इमोशंस के टाइप क्या होते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन वाले इमोशन को क्या बोलते हैं, इफेक्ट। वही इमोशन अगर लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, मूड। उसके बाद हमने पढ़ी अपने इमोशंस की थ्योरी। 3 थ्योरी होती है, जेम्स लैंगे थ्योरी, दैट इज द बेस्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। सेकंड वन इज कैनन ब्रैड थ्योरी, जो सेकंड थ्योरी थी, जिसने बताया फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस एक साथ हमारी बॉडी में आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड, दैट इज कैटर-सिंगर थ्योरी। उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी स्टिमुलस आएगा हमारी बॉडी में तो सबसे पहले हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस स्टिमुलस को कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इस चीज से हमें सच में डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। एंड देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में क्या होगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो ये हमने तीनों थ्योरी पढ़ी इमोशन की। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन, बेसिकली डिसऑर्डर्स ऑफ मूड, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई हैं, दैट इज प्लेजरेबल मूड, अनप्लेजरेबल मूड एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इन तो तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। डिटेल में तो मूड डिसऑर्डर्स को हम आगे पूरा चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। क्या होता है प्लेजरेबल मूड? प्लेजरेबल मूड होता है मेनिया, ठीक है। एक्सेसिवली जरूरत से ज्यादा हम खुश रह रहे हैं तो दैट इज मेनिया, ठीक है। उसके बाद अनप्लेजरेबल मूड में आएगा अपना डिप्रेशन, दुखी रहना, ठीक है। उसके बाद अदर मूड डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, तो जैसे अपना लिबाइल अफेक्ट, इफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा, इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट है आज की क्लास में या प्रीवियस क्लास में भी, तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं पढ़ूंगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा जितना भी हम कर रहे हैं साथ के साथ करते चलो, क्योंकि जब एक बार ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने थॉट और डिल्यूजन से के रिगार्डिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।